हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वासिम सर। सो मैं आज जा रहा हूँ जेई लेवल का एएनटीएस PT2 का केमिस्ट्री पेपर का सॉल्यूशन देने के लिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज। क्वेश्चन नंबर 26। तो चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जैसे दिस इज योर न्यूक्लियस, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में से रिवॉल्व करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। इफ इट इज द nth ऑर्बिट तो Rn निकलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट मुझे पता है, यू नो एवरीबॉडी, सबको पता है, n स्क्वायर ac स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर kz। दिस इज योर रेडियस। एंड उसके बाद क्या पता करना है, देखो ये ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा उसका वेलोसिटी भी है, तो वेलोसिटी ऑफ bn 2 पाई kz e स्क्वायर बाई ns। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी एंड रेडियस निकाल दिया। अब देखो करना क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे फॉर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, फॉर एक रिवोल्यूशन के कितना टोटल टाइम चाहिए एक रिवोल्यूशन देने के लिए, तो टाइम टेकन देखो रिवोल्यूशन क्या होता है, टाइम टेकन फॉर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 2 पाई r। 2 पाई r मीन्स द सर्कमफेरेंस। तो कितना हो जाएगा, r का वैल्यू पुट कर देता हो 2 पाई इंटू n स्क्वायर ac स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर me स्क्वायर kz। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर ac स्क्वायर बाई 2 पाई me स्क्वायर kz। दिस इज द सर्कमफेरेंस। तो अभी देखो सर्कमफेरेंस आ गया और क्या आ गया, वेलोसिटी मिल गया एंड रेडियस मिल गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो टाइम इक्वल टू सर्कमफेरेंस बाय वेलोसिटी हो गया ना। दिस इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इज n स्क्वायर ac स्क्वायर बाई 2 पाई me स्क्वायर kz डिवाइडेड बाई वेलोसिटी कितना है 2 पाई kz e स्क्वायर बाई ns। तो उसको सिंप्लीफाई करते हो फिर, दिस इक्वल टू n स्क्वायर ac स्क्वायर बाई 2 पाई me स्क्वायर kz इंटू क्या हो जाएगा nh बाई 2 पाई m kz e स्क्वायर हो गया। दिस बिकम्स n स्क्वायर ac स्क्वायर बाई n क्यूब s क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर। तो इन दिस इज अ टाइम। तो ये बन जाएगा आपका टाइम हो गया आपका। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द इन दिस क्वेश्चन में बोला गया कि आपको करंट कितना प्रोड्यूस होगा, करंट निकालना है। तो वी नो करंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल टू IT। तो मुझे I निकालना है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कंसीडर किया यहाँ पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना कंसीडर किया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यार E। तो E इक्वल टू I इंटू T का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ T, देयरफॉर I इक्वल टू E बाई T। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ E बाई व्हाट इज T हियर, T इक्वल टू n क्यूब s क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 4 k स्क्वायर z स्क्वायर। तो वैल्यू मिल गया। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m e टू द पावर 5 k स्क्वायर z स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब h क्यूब। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, z का वैल्यू 1 होता है। तो देखा जाएगा कहाँ होता है 4 पाई स्क्वायर m e का पावर 5, 4 पाई स्क्वायर m e का पावर 5 k स्क्वायर n क्यूब h क्यूब 4 पाई स्क्वायर कौन सी ऑप्शन मैच करता है फिर, 4 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e का पावर 5 है। तो यार ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बट ये क्वेश्चन में आपको और एक छोटे से मैं ट्रिक बताता हूँ। ये जो आपका टी का वैल्यू आया था, यहाँ पे जो टी का जो वैल्यू आया था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन इन बोर्स nth ऑर्बिट। तो ये जो टाइम का वैल्यू आया था यहाँ पे, ये देख लीजिए आप लोग, टी का जो वैल्यू आया था यहाँ पे सब क्या है कांस्टेंट, h क्यूब बाई 4 पाई स्क्वायर m e का पावर 4 k स्क्वायर इंटू n क्यूब बाई z स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट पार्ट है उसका वैल्यू होता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 सेकेंड इंटू आपका क्या मिल जाएगा n क्यूब बाई h क्यूब। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन हो गया ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
26 का सॉल्यूशन ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। इफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमैन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ x गिवन है, देन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोग को पता है कौन सी लाइन से मिलता है, लास्ट लाइन गिव्स द शॉर्टेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड फर्स्ट लाइन गिव्स द मैक्सिमम वेवलेंथ, सबको पता है। तो चेक करते हैं, देखो यही था, ऐसे फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन कैसे होता है। अब मान के चलो ये स्पेक्ट्रम में ड्रा कर रहा हूँ, हो गया ना, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, 6, 7, हो गया ना। तो ये यहाँ देखो, ये मान के चलो मैंने पूरा स्पेक्ट्रम ही ड्रॉ कर देता हूँ, हो गया ना। ये लाइमैन हो गया, ये हो गया बाल्मर, ये हो जाएगा पाश्चन, ये हो जाएगा ब्रैकेट, पी फंड, ये हो जाएगा हम्फ्री सीरीज, ठीक है ना। तो अभी बोला कि फर्स्ट लाइन मतलब दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, पाश्चन, ये सब क्या है फर्स्ट लाइन। तो हम लोग को क्या पता है, फर्स्ट लाइन गिव्स लैम्डा मैक्स एंड लास्ट लाइन गिव्स लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम उससे मिलता है। तो अभी देखो फॉर लास्ट लाइन n2 सबके लिए क्या होता है इन्फिनिटी, लास्ट लाइन, उससे बाद कोई लाइन पॉसिबल नहीं है। तो फॉर लास्ट लाइन लैम्डा इक्वल टू n2 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे गिवन है द शॉर्टेस्ट वैल्यू, शॉर्टेस्ट लैम्डा कहाँ से मिलता है, लास्ट लाइन। तो कौन सी दिया था, लाइमैन सीरीज। फॉर लाइमैन सीरीज n1 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड होता है, n1 इज फिक्स्ड, n1 इक्वल टू 1 एंड n2 क्या हो जाएगा, इन दिस केस वेवलेंथ, व्हाट इज योर वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम वेवलेंथ। फॉर मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा n2 इक्वल टू इन्फिनिटी, देयरफॉर 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्डा बिकम्स r इंटू 1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा 0, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r and lambda equal to 1 by r. This is given x. This is given in your question. This is given is x. Then what is the wavelength of first line of Balmer series? This is the first line of Balmer series. For the first line of Balmer series, for first line of Balmer series, n1 equal to 2, n2 equal to 3. Therefore, 1 by lambda equal to r into 1 square, 1 by 2 square minus 1 by 3 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, r इंटू 1 इंटू 1 by 4 माइनस 1 by 9, r इंटू 5 by 36, देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू 1 by r इंटू 36 by 5. सो लैम्डा बिकम्स, व्हाट इज लैम्डा, 1 by r मीन्स x, 36x by 5. कोई ऑप्शन में है क्या, यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, move to the question number 28. In question number 28, it is given that the following graph between psi square, probability, density and distance from the nucleus represents, किसका ग्राफ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 is given from the graph total number of radial node Rn equal to n minus l minus 1, सबको पता है हम लोग को। Here it is radial node, here उस ग्राफ में Rn कितना है, सिर्फ एक रेडियल नोड बना है। कितना रेडियल नोड बना है, सिर्फ एक रेडियल नोड है। तो एक रेडियल नोड किसके लिए होते हैं, देखो फॉर 2s शुरू करते हैं मैंने 2s, l इक्वल टू s के लिए 0, n इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, देयरफॉर Rn इक्वल टू 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। 2s के लिए रेडियल नोड 1 होता है, 3s का भी चेक कर देता हूँ, 3s के लिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, Rn कितना होगा, Rn 3 माइनस 0 माइनस 1 2 हो जाएगा। दिस इज नॉट फॉर 3s। नाउ फॉर 1s, Rn इक्वल टू 1 माइनस 0 माइनस 1 0, देन 2p, Rn इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1 0। तो रेडियल नोड कहाँ पे 1 मिला है हमारा, यहाँ पे रेडियल नोड फॉर क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पे डायग्राम में गिवन है कि एक रेडियल नोड बना है, तो किसके लिए बनता है एक रेडियल नोड, फॉर 2s। तो 2s कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए हो जाएगा योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ
orbital angular momentum of an electron in the orbitals 1s, 3s, 3d and 2p. तो orbital angular momentum Li equal to L into L plus 1 into h by twice pi or L into L plus 1 into h bar होता है h by twice pi. तो for 1s L equal to 0, therefore Li 0. For 3s L equal to 0, Li equal to 0. 3d L equal to 2, therefore Li equal to 2 into 2 plus 1 into h bar root over 6 h bar. Then for 2p L equal to 1, Li equal to h bar 2 into h bar. तो ऑप्शन हो जाएगा Li 0 0 रूट ओवर 6 h बार रूट ओवर 2 h बार. तो कौन से ऑप्शन में आया आंसर आपका? कौन से ऑप्शन में आया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30. द आयोनिक रेडियस ऑफ N3 माइनस O2 माइनस एंड F माइनस आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय. क्वेश्चन नंबर 30 इज गिवन हियर. तो आयोनिक रेडियस ऑल आर एनायन. साइज ऑफ एनायन इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस. एनायन का चार्ज जितना ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है उसका क्या होता है? साइज सबसे बड़ा होता है. तो ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा? N3 माइनस देन O2 माइनस F माइनस. अब देखो वैल्यू से चेक करना है कि नाइट्रोजन N3 माइनस का सबसे ज्यादा होगा. तो फर्स्ट सबसे ज्यादा मतलब C और D चेक करना है. तो उसका सबसे ज्यादा होगा तो मतलब 1.71. उसके बाद उसका होगा कहाँ पे है? 1.40. देन उसके बाद 1.36. तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एन एलिमेंट X आर गिवन बिलो. आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू गिवन है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट. तो एक एलिमेंट X है उसका IP का वैल्यू गिवन है. तो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट X. तो हाउ कैन यू फाइंड? तो देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 31. तो बहुत ही जबरदस्त शॉर्टकट है उसके लिए, बहुत शॉर्टकट है. देखो सारे IP का वैल्यू गिवन है. IP1, IP2, IP3, IP4 सबका वैल्यू गिवन है. 165 देन 195 देन 556 देन 595. हम लोग को पता है कि सक्सेसिव IP का वैल्यू ज़्यादा होता है. बट यहाँ पे निकालना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर दिस डाटा. यही डाटा के लिए मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा. तो देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है. नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है. नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ IPs बिफोर हाई जंप. दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कि कितना नंबर ऑफ IPs है सबसे बड़ा जंप देने के पहले है. तो मुझे देखना है, ये देखो 165 है, 195 ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है, मान के चलो उतना जंप है. यहाँ पे क्या हो गया? उतना बहुत बड़ा जंप हो गया उसमें. देखो 195 से 156 में गया, बहुत बड़ा जंप हो गया. तो कितने के पहले हुआ? ये तो नंबर IP2. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मतलब दिस इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. बैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा आपका 2. जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आ गया तो आपको क्या करना है? अभी देखना, चेक करना है कहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 ऐसा टाइप का होगा या तो 22 ऐसा होगा. तो चेक करना है ऑप्शन नंबर 1 पे क्या है? 2 4 6 कितना हो गया? 284. दिस इज द 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन. उसमें एक है और उसमें कितना है? 2 4. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. फिर डी देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी 282. तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है. फिर से सुन लीजिए क्या से निकालना है. नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका क्या होता है? नंबर ऑफ IPs बिफोर हाई जंप. बड़ा जंप मरने का पहले से कितना नंबर ऑफ IPs मिला था उसको? 1 2 मिला था. तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. बहुत अच्छे क्वेश्चन है. तो आंसर हो जाएगा उसका डी करेक्ट आंसर. आंसर डी हो जाएगा करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन 32.
क्वेश्चन नंबर 32 इज गिवन, मैच द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेचर ऑफ द ऑक्साइड। तो ये मैच करना है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में देखना है कि मैच करना है कौन क्या है। दिस इज मेटल ऑक्साइड, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दिस इज मेटेलॉइडिक ऑक्साइड। ये क्या है ये सबको पता है। देखो तो यहाँ पे हमको क्या पता है, देखो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट मेटेलॉइड ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। और मुझे एक पॉइंट याद करना है, सिंपली याद रखना है, न्यूट्रल ऑक्साइड क्या कहते हैं, CONO N2। तो अभी देखो ए किसके साथ कर रहे हैं, ए मतलब N2O इज द न्यूट्रल, तो ए मतलब क्या है 4। फिर बी क्या है मेटेलिक ऑक्साइड, ये तो बेसिक होगा, बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर सी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या हो जाएगा, सॉरी मेटेलॉइडिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक। देन नंबर डी, दिस इज द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या होता है एसिडिक इन नेचर, 3 हो जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन में है, A = 4, A = 4 ये दोनों में है, B = 1, B = 1 इधर भी है, C = 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया ना। कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या है बेसिक नेचर, नॉन मेटेलिक एसिडिक इन नेचर, मेटेलॉइडिक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक, और बाकी क्या है, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 33। तो नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। 33 इज गिवन, which of the following process involves absorption of energy। absorption of energy देखना है हर जगह पे, क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। 33 क्वेश्चन नंबर 33। तो हम सबको पता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो एंथैल्पी क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब होता है, मतलब हीट का एब्जॉर्ब होता है, डेल्टा H पॉजिटिव होता है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल टू पॉजिटिव। मतलब देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन कहाँ हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं O- गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर चुका था, फिर और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे डेल्टा H क्या हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। द एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन द ऑर्डर। तो सबको पता है एनर्जी ऑर्बिटल का कैसे निकलते हैं, N+L रूल से। क्वेश्चन नंबर 34, N+L रूल हम लोग अप्लाई कर देते हैं, बट फॉर हाइड्रोजन N+L रूल की जगह पे क्या अप्लाई होता है, N+L के जगह पे क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, सिर्फ N के ऊपर बेस करके एनर्जी निकालते हैं। मतलब L का वैल्यू नहीं होता है यहाँ पे, सिर्फ N के ऊपर बेस करके एनर्जी निकलना पड़ता है। एनर्जी फॉर हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ N। तो N का वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगा। और N का वैल्यू देखो यहाँ पे 3s 3p, ये क्या होता, ये एक्चुअली बराबर होना था बट ये नहीं होगा, 3s 3p बराबर होगा, 3s 3p बराबर 3d भी बराबर होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3s = 3p = 3d, देन 4p = 4s = 4p। फॉर हाइड्रोजन आप लोग ऐसे कर लीजिए, फॉर हाइड्रोजन एनर्जी का ऑर्डर होगा 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p। ये ऑर्डर होगा फॉर हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए एनर्जी सिर्फ N का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो N का वैल्यू अगर सेम है, एनर्जी भी सेम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 इज गिवन, ए सर्टेन मेटल व्हेन इरेटेड विथ लाइट, न्यू का वैल्यू गिवन है 35, न्यू 1 मान लिया मैंने उसको, 3.2 × 10⁻16 हर्ट्ज। दिस इज गिवन, emits photo electrons with twice kinetic energy, kinetic energy का डबल है, as did photo electrons when the same metal is irradiated by light। न्यू का वैल्यू गिवन है यहाँ पे भी, ν2 = 2 × 10⁻16 हर्ट्ज। दिस इज गिवन। कैलकुलेट ν0 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ν0 का वैल्यू निकालना है। हम लोग को पता है, वी नो काइनेटिक एनर्जी = hν - hν0, देयरफॉर Ke1 = hν1 - hν0 and Ke2 = hν2 - hν0,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज गिवन, क्या गिवन है, Ke1 इक्वल टू 2 Ke2। तो वैल्यू पुट कर देता हो H न्यू 1 माइनस H न्यू नॉट इक्वल टू 2 इंटू H न्यू 2 माइनस H न्यू नॉट, H इस कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यू 1 माइनस न्यू नॉट इक्वल टू 2 न्यू 2 माइनस 2 न्यू नॉट। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट इक्वल टू 2 न्यू 2 माइनस न्यू 1। ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट 2 इंटू 10 to the power 16 माइनस 3.2 इंटू 10 to the power 16, 4 माइनस दिस 0.8 इंटू 10 to the power 16, 8 इंटू 10 to the power 15 हार्ट्ज। दिस इज द न्यू नॉट। तो ये न्यू नॉट कौन से ऑप्शन में मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन से मिल रहे हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। हेलो, मैं आपका मोहित सर। आज हम लोग ANTS PT2 इंजीनियरिंग पेपर का डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट इज। देखिए, जब भी इनॉल कंटेंट का क्वेश्चन आए तो पहले ऑप्शंस में ये देखिए कि किसमें 100% इनोलाइजेशन होता है। जिस किसी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ जाए या इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग आ जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पे 100% इनोलाइजेशन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मान लीजिए कि एरोमेटिसिटी से पता नहीं चले, इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई फिनोमेनन न दिखे, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप निगेटिव चार्ज बना लें, ठीक है ना, अल्फा sp3 कार्बन से, ठीक है ना, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को हटा के निगेटिव चार्ज बना लें, ठीक है ना। जहाँ पर निगेटिव चार्ज जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उसका इनोलाइजेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आइए हम लोग इनॉल कंटेंट की बात करते हैं। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। परसेंटेज इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी इन इनॉल। दूसरा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल। तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आफ्टर रिलीजिंग H+ फ्रॉम sp3 कार्बन, ठीक है ना। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज आफ्टर रिलीजिंग H+ या आफ्टर फायरिंग H+, ठीक है ना। तो मैं पहले भी आपको बताया था कि जिस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ जाए, इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, वहाँ पे 100% इनोलाइजेशन होता है, ठीक है ना। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन, मान लीजिए मोर देन वन क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 100% एरोमेटिसिटी आ रही है, ठीक है ना, या कोई भी आपको ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, मान लीजिए दो कंपाउंड में 100% एरोमेटिसिटी है या 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो आप क्या करें कि जहाँ ज़्यादा एसिडिक पोजीशन है, ठीक है ना, जो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन को हटाकर नेगेटिव चार्ज बना लीजिए और फिर उस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देख लीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 36 डिस्कस कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, ये हुआ सेकंड, ये हो गया ऑप्शन थर्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन तीनों कंपाउंड का उस साइड को देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा एसिडिक H प्रेजेंट है, ठीक है ना। हमेशा sp3 कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर करें, ठीक है ना। जिस किसी पोजीशन से आप हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, ठीक है ना, वो sp3 कार्बन होना चाहिए और वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ हाइड्रोजन को हटाकर इस पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाते हैं और यहाँ पे बना लेंगे नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के यहाँ नेगेटिव चार्ज बना लेंगे, फिर है ना। देखिए इस कंपाउंड में यहाँ भी sp3 कार्बन है, यहाँ भी sp3 कार्बन है, बट अगर मैं इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करूँ तो यहाँ पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी होगा और इसका इस ग्रुप का -m इफेक्ट भी लगेगा। तो यह पोजीशन, इस पोजीशन से H+ आसानी से फायर हो जाएगा इन कंपेयर टू दिस पोजीशन, ठीक है। तो हमने नेगेटिव चार्ज बना लिया। अब देखिए कहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो आप इस स्ट्रक्चर को गौर कीजिए। जिस किसी कंपाउंड में कार्बोनाइन जितना ही ज़्यादा स्टेबल होगा उसका इनॉल कंटेंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ठीक है ना। इस नेगेटिव चार्ज को देखिए, अच्छा ये नेगेटिव चार्ज इसके
M से भी स्टेबलाइज्ड है क्योंकि ये रेजोनेंस इधर भी हो सकता था, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज में देखिए इसका -m इफेक्ट लगेगा, ठीक है। और दूसरा ये इस तरफ भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बट आप इन दोनों कंपाउंड को गौर से देखिए, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज एक्सटेंडेड कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखिए, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेंथ ऑफ रेजोनेंस कम है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अच्छा, -m तो दोनों में कॉमन है, बात समझ में आ रही है ना। -m इसमें भी लग रहा है, इस नेगेटिव चार्ज पे -m का इफेक्ट इस CO का भी लग रहा है, और यहाँ भी ये नेगेटिव चार्ज इस कीटो ग्रुप से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना। हमको क्या देखना है, लेंथ ऑफ कंजुगेशन। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कंजुगेशन कम है और यहाँ पे लेंथ ऑफ कंजुगेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है और यहाँ भी एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, बट यहाँ पे लेंथ ऑफ कंजुगेशन कम है। तो इन दोनों में फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर इस नेगेटिव चार्ज को देखिए, इस नेगेटिव चार्ज में हम ये देख रहे हैं, हाँ, ये नेगेटिव चार्ज इस CO से, इस कीटो ग्रुप से स्टेबलाइज्ड है, ठीक है ना। इधर भी कंजुगेशन हो सकता है, ठीक है ना, और फिर ये इधर भी कंजुगेशन हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन 2 और 3 में आप गौर कीजिए, एक 2 और 3 में इन तीनों में ये तो कंफर्म हो गया कि ये ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न, यहाँ पे लेंथ ऑफ कंजुगेशन ज़्यादा है और प्लस कीटो का -m इफेक्ट भी है। तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। 2 और 3 को देखिए, 2 और 3 में यहाँ जो लेंथ ऑफ कंजुगेशन है वही लेंथ कंजुगेशन का यहाँ भी है। यहाँ भी कीटो का -m लग रहा है, यहाँ भी कीटो का -m लग रहा है। एक एक्स्ट्रा फैक्टर इसमें क्या लग रहा है, आप देखिए, इस एल्कीन का -I, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इस नेगेटिव चार्ज को। तो ये वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट -1 जो आ रहा है, इसके वजह से ये नेगेटिव चार्ज इस थर्ड के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट होगा, फिर हो जाएगा सेकंड और फिर हो जाएगा थर्ड। तो ये रहा आपका परसेंटेज इनॉल कंटेंट। क्लियर। अब देखिए ऑप्शन में कौन है, 1 2 3 36 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर कायरल। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किसी मॉलिक्यूल में अगर कायरलिटी देखना हो, ठीक है ना, तो उस मॉलिक्यूल में पहले ये देखिए कि सिमेट्री है या नहीं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक भी सिमेट्री रहा, ठीक है ना, इन जनरल हम किसी भी कंपाउंड का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं। जिस किसी मॉलिक्यूल में एक भी सिमेट्री मिला, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई कंपाउंड कायरल है या नहीं, हम उसमें सिमेट्री चेक करते हैं, ठीक है ना। 2 तरह का सिमेट्री इंपॉर्टेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। किसी कंपाउंड में अगर एक भी सिमेट्री रहा तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट पहला कंपाउंड देखते हैं। ये इवन क्यूमिलिन सिस्टम है, ठीक है ना। आप इस कंपाउंड को किसी भी प्लेन के अलोंग कट कीजिए। पहले हम प्लेन ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो पहले ऑप्शन में आप किसी भी प्लेन के अलोंग इसे कट कीजिए, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। अच्छा, फिर हम दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक कर लेंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। तो फर्स्ट जिसमें दोनों सिमेट्री एक साथ एब्सेंट हो, the molecule from which both plane of symmetry and center of symmetry are absent together are always optically active। जिस कंपाउंड में दोनों सिमेट्री एक साथ एब्सेंट हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, इसमें देखा कि ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है और सेंटर, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हम इसमें से, और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो कायरल होगा, ठीक है ना। तो इसमें से हमने पहला ऑप्शन ले लिया फर्स्ट, ठीक है ना। सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड मॉलिक्यूल में भी कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। दो कायरल सेंटर है लेकिन इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये हो गया सेकंड। थर्ड में देखिए, थर्ड मॉलिक्यूल को आप किसी भी प्लेन के क्रॉस कट कीजिए, ठीक है ना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है ना। दोनों सिमेट्री एक साथ यहाँ से एब्सेंट है। ये कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
मतलब ऑप्शन नहीं, सॉरी, कंपाउंड नंबर 3 भी ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। 4 को देखिए, 4 में देखिए, अगर मैं इसे इस प्लेन के लॉन्ग अगर मैं कट करूं ऐसे, ठीक है ना, ये एक्चुअली बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ठीक है ना, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूं, इस तरह से अगर ऐसे कट करें, ठीक है ना, तो 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल गया, ठीक है ना, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कभी नहीं हो सकता। वो कंपाउंड कायरल नहीं, ए कायरल होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से 4th कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया, ये कायरल नहीं बल्कि ए कायरल होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम इसे बीचों बीच कट करें, ठीक है ना, इस प्लेन के क्रॉस अगर इसे कट किया जाए तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन क्या है? एन एनी इमेजिनरी प्लेन अलोंग विच इफ मोलिक्यूल कैन बी डिवाइड इनटू 2 हाफ इक्वल पार्ट एंड बोथ हाफ इक्वल पार्ट मस्ट बी मिरर इमेजेस टू ईच अदर, देन दैट प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना। तो इसमें भी अगर हम कट करते हैं तो ये भी बीचों बीच 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। ठीक है। तो ये भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है ना। ये कंपाउंड कायरल नहीं होगा, ये कंपाउंड ए कायरल होगा। क्वेश्चन बोला है कि कौन कायरल है। 6 में देखिए, 6 में अगर हम किसी भी प्लेन के क्रॉस इस मॉलिक्यूल को हम कट करें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा और ना ही इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो इस मॉलिक्यूल से पॉस और सॉस, पॉस मीन्स हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री और सॉस मीन्स हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस मॉलिक्यूल से दोनों एक साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एक साथ एब्सेंट है। ठीक है ना। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा। ठीक है ना। कायरल कंपाउंड का मीनिंग ये होता है कि कायरल कंपाउंड मीन्स होता है कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी। 2 तरह कंपाउंड होते हैं, एक होते हैं कायरल और एक होते हैं ए कायरल। ठीक है ना। कायरल मीन्स जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसे कायरल बोलते हैं। किसी कंपाउंड को कायरल होने के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, ठीक ना, एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि उस मॉलिक्यूल से 2 सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एक साथ गायब होनी चाहिए। ठीक है ना। कंपाउंड में एक भी सिमेट्री मिला तो कंपाउंड कायरल नहीं हो सकता, वो कंपाउंड ए कायरल हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखिए, ये 6 कंपाउंड में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कायरल होगा। तो ये हो जाएगा 4। ये चारों कंपाउंड, ठीक है ना, ये चारों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये कायरल होंगे। ठीक है ना, इस तरह से, क्योंकि इसमें ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इस मॉलिक्यूल से, इन सब मॉलिक्यूल में से दोनों सिमेट्री, पॉस और सॉस, दोनों एक साथ गायब हैं, एब्सेंट है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 6 ऑप्शन नंबर डी में ऐसा दिखाई दे रहा है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द करेक्ट नोमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। देखिए इस कंपाउंड में आप देखिए एक से ज़्यादा पॉलीफंक्शनल ग्रुप हैं, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। जब भी किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम उनमें पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एसिड है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है और एल्कीन है। इन चारों में, ठीक है ना, एसिड विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है नंबरिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज 1 नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना। तो इन चारों फंक्शनल ग्रुप में एसिड विल बी सीनियर। अच्छा, एक ही सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है ना। उसके अलावा जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब के सब जूनियर होते हैं, उन्हें साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका नेमिंग कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 38। जो भी सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है उसका 2 डिग्री सफिक्स यूज किया जाता है और जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं। हर फंक्शनल ग्रुप के लिए यूपीएससी ने 2 नाम रिकमेंड कर रखा है कि जब वो सीनियर होगा तो उसका क्या नाम होना चाहिए और जब वो जूनियर होगा तो उसका क्या नाम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दिया और इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया। देखिए एसिड विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ऑलवेज 1 नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, तो ये सब जूनियर फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड जब जूनियर होता है तो इसका नाम फॉर्माइल होता है, और अल्कोहल जब जूनियर होता है तो इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी जूनियर नेम हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है ना। तो जब भी हम नेमिंग करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रख के करते हैं। तो आप अल्फ़ाबेट्स में इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम होता है फॉर्माइल, और इसका होता है OH का होता है अल्कोहल का हाइड्रोक्सी। तो अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर के हिसाब से, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले फॉर्माइल आएगा। कितने नंबर पे है फॉर्माइल? 2 पे। पहले सबसे पहले हम 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स अगर कंपाउंड में साइक्लो बाईसाइक्लो हो तो उसको लिख देंगे। फिर उसके बाद वर्ड रूट। व्हाट इज द वर्ड रूट? वर्ड रूट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। ठीक है, फिर 1 डिग्री सफिक्स, और सबसे लास्ट में जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है सबसे लास्ट में उसे 2 डिग्री सफिक्स के साथ लिखा जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी। ठीक है ना। टोटल कार्बन कितने हैं? 7। तो हेप्ट डबल बॉन्ड का पोजीशन 6 पे है, हेप्ट 6 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 2 फॉर्माइल 4 हाइड्रोक्सी हेप्ट 6 इनोइक एसिड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो 38 का डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले स्टीरियोआइसोमर्स में 2 तरह के आइसोमर्स आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको ढूंढना होगा। व्हाट इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर? द सेंटर या द साइड्स एलोंग विच स्टीरियोआइसोमर्स आर पॉसिबल। जिस सेंटर के क्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट हो सकता है उस सेंटर को बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है ना। तो मैं पहले इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एल्कीन है, ठीक है ना, 2 एल्कीन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस एल्कीन के क्रॉस GI पॉसिबल हो सकता है, यहाँ भी GI हो सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि ज्योमेट्रिकल फॉर ए कंपाउंड टू बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कंपाउंड मस्ट हैव रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है कि each टर्मिनल एटम या each सेंटर मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली। ठीक है ना। तो जिस कंपाउंड में अगर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखना है तो पहले ये देखना है कि उस कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है या नहीं। ठीक है ना। जैसे पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड के अलोंग हम रोटेशन नहीं कर सकते। कोई साइक्लिक सिस्टम हो गया, वहाँ पे रोटेशन हिंडर्ड होता है, रोटेशन लॉक होता है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अलोंग हम रोटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज पाई बॉन्ड के अलोंग, साइक्लिक सिस्टम के अलोंग रोटेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रोटेशन हिंडर्ड है, रोटेशन लॉक है, और इन दोनों सेंटर को देखिए। इस सेंटर पे ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, यहाँ भी ये दोनों ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप डिफरेंट है। तो एक सेंटर ये ऐसा है जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, एराइज हो सकता है। इस कंपाउंड को देखिए, इस सेंटर को देखिए। इस सेंटर में आप देखिए, ये सेंटर कायरल सेंटर है। ठीक है ना। कायरल सेंटर क्या होता है? ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर विच हैव 4 डिफरेंट ग्रुप। ठीक है ना। कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर जिसके पास चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ठीक है ना, उस सेंटर को हम बोलते हैं कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कायरल सेंटर है। इस बॉन्ड के क्रॉस, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस भी GI हो सकता है। तो एक सेंटर ये भी है जिसके क्रॉस GI हो सकता है। ओवरऑल ये कंपाउंड देखिए अनसिमेट्रिकल है। हम किसी भी तरह से इस मॉलिक्यूल को कट करें तो ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। ये सिमेट्रिकल नहीं है, ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल एन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कायरल सेंटर, सॉरी स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है ना। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है यहाँ पर? 3। और हम लोग पढ़े हैं क्लास में, हम लोग डिस्कस किए हैं कि जब भी कंपाउंड अनसिमेट्रिकल होता है तो उस कंपाउंड में टोटल स्टीरियोआइसोमर्स कैलकुलेट करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, टोटल स्टीरियोआइसोमर्स इक्वल टू 2 टू द पावर n। n का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 3। तो आप देखिए 2 टू द पावर 3, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा 8। देखिए आप किस ऑप्शन में डी दिया है? सी। 39 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो 39 का सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक
ठीक है ना, समझ गए ना। तो पहले इस तरह कंपाउंड में क्या करना होता है, कंपाउंड को ये देख लेना होता है कंपाउंड सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ठीक है ना। फिर आप उस कंपाउंड में ये ऑब्जर्व कीजिए कि किस सेंटर के क्रॉस, किस साइड्स के क्रॉस GI और Y हो सकता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कायरल सेंटर देखना होता है, ठीक है ना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एराइज होने के लिए आपको डबल बॉन्ड के क्रॉस उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है या नहीं। अगर कंपाउंड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम प्रेजेंट है तो आप ये देखिए कि टर्मिनल एटम के पास दोनों के दोनों ग्रुप इंडिविजुअली डिफरेंट हैं या नहीं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इस तरह से, इसका आंसर क्या आ गया, C 39। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि दोज कंपाउंड विल बी शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ दे हैव फर्स्ट रोटेशन restricted system and second each terminal atom must have two different group individually। क्लियर है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले ऑप्शन को देखिए ए। तो इस कंपाउंड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम है, ठीक है ना। पहला कि जब भी कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उसमें रोटेशन हिंडर्ड है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई सिस्टम, पाई बॉन्ड है, यहाँ पे रोटेशन हिंडर्ड है। तो फिर हम अगला क्या देखते हैं, अगला ये देखते हैं कि दोनों टर्मिनल एटम पर, ठीक है ना, दोनों सेंटर पे इंडिविजुअली ग्रुप डिफरेंट है या नहीं। तो आप देखिए राइट वाले कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम है और यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो कंडीशन ये है कि इच एटम पे 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, इच टर्मिनल एटम पे 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर किसी भी टर्मिनल सेंटर पे 2 ग्रुप सेम हो गया तो कंपाउंड GI नहीं दे सकता। क्लियर है। तो यहाँ देखिए ए में यहाँ पे 2 क्लोरीन सेम हो गया तो ये GI शो नहीं करेगा। बी में देखिए, बी में इस टर्मिनल सेंटर पे देखिए, इस टर्मिनल एटम पे देखिए मिथाइल सेम हो गया, ये भी GI शो नहीं करेगा। सी में देखते हैं, इस टर्मिनल एटम को देखिए, यहाँ इथाइल है, ये भी दोनों सेम ग्रुप हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा। डी में देखते हैं, डी में इस डबल बॉन्ड के क्रॉस 2 पॉसिबिलिटी है, यहाँ रिंग के क्रॉस भी हम देख सकते हैं और डबल बॉन्ड के क्रॉस भी देख सकते हैं। तो आप देखिए इस डबल बॉन्ड के क्रॉस इस कार्बन पे 2 ग्रुप सेम हो गए तो डबल बॉन्ड के क्रॉस GI नहीं हो सकता। अब रिंग के क्रॉस देख लेते हैं। तो रिंग में देखिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। डी देखिए इस डबल बॉन्ड के क्रॉस तो GI नहीं हो सकता क्योंकि रोटेशन हिंडर्ड जरूर है बट इस टर्मिनल सेंटर पे दोनों ग्रुप सेम हो गए, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड के क्रॉस GI नहीं हो सकता। लेकिन रिंग के क्रॉस तो GI हो सकता है ना। देखिए रिंग के क्रॉस GI कब होता है, ठीक है ना, जब कभी किसी sp3 सेंटर पे 2 ग्रुप इंडिविजुअली डिफरेंट हों, ठीक है ना, तो यहाँ पे रिंग के क्रॉस GI पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये कंपाउंड GI शो करेगा। देखिए एटलीस्ट रिंग के अलोंग साइक्लोएल्केन के अक्रॉस GI कब होता है, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। तो एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर मस्ट बी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 sp3 मेंबर मस्ट बी डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है ना। एंड इच डाई सब्स्टिट्यूटेड मेंबर मस्ट हैव 2 डिफरेंट ग्रुप इंडिविजुअली, देन दैट कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के क्रॉस GI नहीं हो सकता बट इस रिंग के क्रॉस GI हो सकता है। तो ओवरऑल ये कंपाउंड GI शो करेगा, ठीक है ना। तो 40 का क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 41। व्हाट इज द UPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है ना। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए इस तरह कंपाउंड का नेमिंग इसमें कैसे करते हैं। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, ठीक है ना। हमेशा नंबरिंग जब भी नंबरिंग आप करें तो आप ये ध्यान रखें कि किस साइड से नंबरिंग करते हुए फंक्शनल ग्रुप नज़दीक आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सिंगल मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड है ये, इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। 1 नंबर तो इसी को मिलेगा, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, 1 नंबर यहीं को इसी को देंगे हम। दूसरा, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं 1 2 3 करके राइट साइड जाऊँ, राइट साइड में इथाइल प्रेजेंट है जो कि साइड चेन है, और दूसरा रूट ये है कि मैं लेफ्ट साइड आऊँ जो कि मुझे मिथाइल साइड चेन मिलेगा। क्लियर है ना। तो जब कभी ऐसी दुविधा आए कि मुझे राइट जाना चाहिए कि लेफ्ट जाना चाहिए,
ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर आप लोएस्ट लुकेंट से भी देखते हैं तो आप देखिए, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हुए चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 सॉरी हाँ, यानी इधर से आपको 2 पे साइड चेन मिलेगा और फिर 5 पे मिलेगा। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मिल रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर इधर से मैं नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 1 2 3 पे साइड चेन है और फिर 4 5 3 और 6 पे साइड चेन मिलेगा। और इधर से मैं चलता हूँ तो 1 2 3 4 5 इधर से भी 6 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे लोएस्ट लुकेंट रूल फ्लॉप हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे। जब कभी इस तरह का कंपाउंड आए, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे या साइड चेन प्रेजेंट रहे, तो हमारी पहली कोशिश होती है लोएस्ट लुकेंट रूल लगाने की। जब लोएस्ट लुकेंट रूल फ्लॉप कर जाता है, ठीक है ना, फेल हो जाता है, तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं। तो मुझे बताइए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में किसको लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए? इथाइल को, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है उसके बाद एम आता है, ठीक है ना। हाँ, तो पहले यानी कि इधर से नंबरिंग करना हमारे लिए बेहतर है, ठीक है ना। चलिए, क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 इथाइल 6 मिथाइल और पूरे रिंग में कितने कार्बन हैं? 7। तो साइक्लो हेप्टेन ऑल, ठीक है ना। 1 लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि 1 का पोजीशन अंडरस्टूड है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेप्टेनॉल किस में है? 41 का बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42, द IUPAC नेमिंग ऑफ गिवन कंपाउंड इज। देखिए, ये भी क्वेश्चन मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाला है। तो जब कभी कोई सी कंपाउंड में मल्टी नंबर में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि उसमें सीनियर कौन है और कौन सा फंक्शनल ग्रुप सीनियर है। सीनियरिटी टेबल से आपको पता होगा, ठीक है ना। सबसे टॉप पे एसिड आता है, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड आता है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड आता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको सीनियरिटी टेबल मालूम होगा। इन क्वेश्चन में देखिए, फंक्शनल ग्रुप एसिड है, अमाइन है, कीटोन है, ठीक है ना। तो इसमें सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से शुरू होगा। जो सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 42 है, ठीक है। तो आप देखिए, इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में एसिड, अमाइन और कीटोन में एसिड विल बी सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो इसमें नंबरिंग हम सीनियर फंक्शनल ग्रुप से करते हैं 1 2 3 4 5। किसी भी कंपाउंड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 हो सकते हैं, लेकिन सीनियर एक ही होता है और उसी का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। 2 डिग्री सफिक्स उसका यूज़ करके सबसे लास्ट में उसे प्लेस किया जाता है, उसके सबसे लास्ट में लिखा जाता है। इस सीनियर फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं सबको हम साइड चेन ट्रीट करते हैं और उनका 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। तो आप देखिए, जब ये जूनियर होगा तो इसका नाम अमीनो होगा। ये रहा आपका इथाइल, ये है आपका ऑक्सो, ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इसका नाम लिखना है, ठीक है ना। तो पहले हम अमीनो लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 अमीनो, फिर 2 इथाइल और फिर 4 ऑक्सो। पेरेंट चेन में टोटल कार्बन कितने हैं? 5। तो फिर लास्ट में हम पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे पेंटेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देख लीजिए, 2 अमीनो, 2 इथाइल, 4 ऑक्सो, पेंटेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कंपाउंड हैज ए कायरल सेंटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। देखिए, ये क्वेश्चन आरएस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसको सीआईपी रूल के हेल्प से हम किसी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो हम ऑप्शन ए में देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग ट्रिक देते हैं, वो ट्रिक ये है 4th VCR, ठीक है ना, और एक दूसरा देते हैं 4th HCS, ठीक है। अगर 4th प्रायोरिटी, ध्यान देंगे, अगर 4th प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम आर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अगर 4th प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो तो क्लॉकवाइज के लिए हम एस कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। ये ट्रिक है, ठीक है ना। फिर से सुन लीजिए, अगर 4th प्रायर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट हो तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे।
अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट हो फिशर प्रोजेक्शन में, या ऐसे भी नॉर्मल भी ले सकते हैं हम, या इसका फिशर भी तो हम बना सकते हैं, ठीक ना। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे रहे तो क्लॉकवाइज के लिए हम सिनिस्टर यूज करेंगे, ठीक है ना। आर फॉर हो गया रेक्टस और एस फॉर हो गया सिनिस्टर, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 43, ठीक है ना। प्रायोरिटी विल बी डिसाइड बाय CIP रूल। तो हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में CH3 C2H5 H और यहाँ है Cl, ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक है ना। बी में हम देखें C2H5 Cl और CH3, ठीक है ना। सी में देखते हैं Cl C कार्बन, ठीक है। ये रहा आपका चार। देखिए एक तरह से आप एक जैसे ए ऑप्शन को आप फिशर प्रोजेक्शन में लेकर, ठीक है ना, आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है ना, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए ये हो गया C2H5, ठीक ना, यहाँ हो गया आपका CH3, यहाँ Cl है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो प्रायोरिटी के हिसाब से आप देखिए एक नंबर किसको मिलेगा, जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी 1 देना है। मिथाइल और इथाइल में 2 नंबर इसको मिलेगा, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है ना। इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करके आप अपनी आई को 1 से 3 की तरफ घुमाना है 2 होते हुए, ठीक है ना। जब भी RS कन्फिग्रेशन बताना हो तो आप फोर्थ को अपनी आई को 1 से 3 की तरफ घुमाना होता है 2 होते हुए, ठीक है ना। 2 होते हुए 1 से 3 की तरफ जाना है। तो देखिए 1 से 3 की तरफ मैं गया। अच्छा यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है, तो अभी हम ट्रिक बताए थे कि फोर्थ VCR, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे हो, वर्टिकल ये हुआ वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर ये वर्टिकल पे होगा तो क्लॉकवाइज के लिए हम R यूज करेंगे और एंटी क्लॉक के लिए S यूज करेंगे। तो 1 से 3 की तरफ जाना है 2 होते हुए, ठीक है ना। तो बताइए कैसा रोटेशन मिलेगा, एंटी क्लॉक, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा S, ठीक है ना। यहाँ देखें इसमें अगर हम इसको वर्टिकल लाइन मान लें, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान लें, तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसको मिलेगा, इसको 2, ये 3 मिथाइल और ये हो गया फोर्थ। यहाँ पे देखिए फोर्थ पे क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप। तो जब भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट हो तो उसके लिए हम ट्रिक बताए हैं कि फोर्थ HCS, ठीक है ना। तो 1 से 3 की तरफ जाइए, 1 से 3 की तरफ जाते हैं हम 2 होते हुए। तो रोटेशन कैसा आ रहा है, रोटेशन जो भी आए उसका उल्टा कर देना है। कब, जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट रहे। तो रोटेशन आ रहा है हमारा R, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा S, रिवर्स कर देना होता है। जब भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए तो जो भी रोटेशन आ रहा हो 1 से 3 में जाते समय जो भी रोटेशन आ रहा हो उसका अपोजिट कर दें। अगर क्लॉकवाइज आ रहा हो तो S कर दे, एंटी क्लॉक आ रहा हो तो R कर देना होता है। चलिए सी में हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तो दोनों में S मिला, यहाँ भी S मिला, इसको 1 नंबर प्रायोरिटी देंगे। ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है, तो ट्रिक में बताया हूँ फोर्थ VCR, ठीक है ना। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट हो तो क्लॉकवाइज के लिए R यूज करते हैं और एंटी क्लॉक के लिए S यूज करेंगे। तो 1 से 3 की तरफ हम चले 2 होते हुए, तो आप देखिए रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा R, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हैज ए कायरल सेंटर, कंपाउंड हैज ए कायरल सेंटर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स R कन्फिग्रेशन। तो देखिए सी में आ रहा है R कन्फिग्रेशन, तो सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 44 में है व्हाट इज द IUPAC नेमिंग ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 एक तरह से साइक्लिक कंपाउंड बना, ठीक है ना। इस कंपाउंड में आप देखिए IUPAC ने कुछ फंक्शनल ग्रुप को पहले ही जूनियर घोषित कर दिया है, जैसे नाइट्रो, हेलो, ठीक है ना। हेलो में आ गया फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रोसो, एल्कॉक्सी, फिनाइल, ठीक है ना। तो यहाँ पे इथर को देखकर ये नहीं इस इंप्रेशन में नहीं आ जाना है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना। जब भी हम IUPAC सिस्टम पढ़ते हैं तो पहले ही इस बात को हम नोट करके लिख लेते हैं कि सम फंक्शनल ग्रुप्स आर ऑलवेज ट्रीट एज जूनियर फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एल्कॉक्सी, ठीक है ना। जैसे ये ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कॉक्सी टाइप का ग्रुप है ये, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ईथर है तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि ये मिथाइल है और यहाँ पे मेथॉक्सी है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम रूल यूज़ करते हैं, जब भी एक से ज़्यादा साइड चेन रहे, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहे, तो हम लोएस्ट लोकेंट रूल यूज करते हैं। अगर लोएस्ट लोकेंट रूल सेम आने लगे, ठीक है ना, या हम कंपेरिजन नहीं कर पा रहे हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करना है। तो रूल ये है कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, ठीक है ना, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑलवेज गॉट 1 पोजीशन, ठीक है ना। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर साइड चेन मिथाइल है और मेथॉक्सी है, ठीक है ना। तो इनमें अल्फ़ाबेटिकल सुपीरियर होगा आपका मेथॉक्सी ही होगा, ठीक है ना। तो मेथॉक्सी कितने पोजीशन पे आ रहा है? 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथॉक्सी। फिर 1 पोजीशन पे 1,1, इस तरह से इसका नाम डाइमिथाइल और ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू IPSC सम जूनियर फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज साइड चेन। एग्जाम्पल नाइट्रो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एल्कोक्सी, फिनाइल, ठीक ना। सबसे पहले हम लोएस्ट लोकेंट रूल लगाते हैं, अगर वो फ्लॉप कर जाए तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं हम। लेकिन यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो पोजीशन आएगा 1, 1, 3। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते तो 1, 3, 3 आता। तो बताइए 1, 1, 3 परफेक्ट है या 1, 3, 3 परफेक्ट है? जैसे मैं लिखूँ, अगर मैं इधर से चलता हूँ, ठीक है ना, नंबरिंग करते हुए, तो पोजीशन क्या आएगा? 1, 1, 3। और इसके अपोजिट अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो 1, 3, 3। तो लोएस्ट लोकेंट के हिसाब से ये वैलिड नहीं होगा, ये नंबरिंग वैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑलवेज गॉट 1 नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो 44 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 को हम ऐसे ही स्ट्रक्चर से ही समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये आपका रहा चेयर फॉर्म में आपको बताना है, ठीक है ना। इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल। ये रहा एक्सियल, ये हो गया इक्वेटोरियल। ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। 2 तरह के पोजीशन होते हैं, एक एक्सियल होता है, इक्वेटोरियल होता है। ये दोनों इक्वेटोरियल हैं, ये भी इक्वेटोरियल है, ठीक है ना। तो एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है इक्वेटोरियल, फिर एक्सियल इक्वेटोरियल और सबसे लास्ट में आता है एक्सियल, ठीक है ना। ये रहा आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए बी और सी में, बी में क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल। सी में भी देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है ना। ए में इक्वेटोरियल और यहाँ भी इक्वेटोरियल। तो बी और सी की स्टेबिलिटी तो वैसे भी कम होगी, क्योंकि ये एक्सियल इक्वेटोरियल वाले हैं, ठीक है ना। और डी और ए की स्टेबिलिटी बी और सी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि डी ए में क्या है? इक्वेटोरियल, ठीक है ना। अब देखना ये है कि डी में, अब देखिए डी में बल यहाँ भी इक्वेटोरियल पे है, ठीक है ना। लेकिन डी में 2 बल्कि ग्रुप एक दूसरे से दूर हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का चांस कम है। बट आप ए में देखिए, है तो ये ग्रुप इक्वेटोरियल पे, लेकिन दोनों ये बल्कि ग्रुप पास है, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। डी में यहाँ भी इक्वेटोरियल है, बट 2 बल्कि ग्रुप्स आर हैविंग मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, दैट्स व्हाई डी विल बी मोर स्टेबल इन कंपेयर टू ए, ठीक है ना। तो इस तरह से डी आपका ए से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है which of the following compound is most stable, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए एक होता है 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन, ठीक है ना। तो ड्यू टू 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन, ठीक ना, बल्कि ग्रुप शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ठीक है ना। 1,3 पोजीशन पे डाइएक्सियल रिपल्शन होता है, इस वजह से मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी बल्कि ग्रुप को एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक्सियल पोजीशन रखने से वहाँ पे 1,3 डाइएक्सियल का रिपल्सन लगेगा और मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। सो ऑलवेज बल्कि ग्रुप, ठीक ना, शुड बी प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज द रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं 46, ठीक है ना। 46 में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ कायरल कार्बन एटम्स फ्रॉम फॉलोइंग इज, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले कायरल सेंटर क्या होता है? एन sp3 सेंटर विच है 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक ना, अटैच टू इट।
कोई भी sp3 कार्बन जो अपने आप से 4 डिफरेंट ग्रुप को जोड़े हुए रहता है उसको बोलते हैं कायरल सेंटर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में एक कायरल सेंटर मिल जाएगा, यहाँ पर ये कार्बन कायरल होगा, इस कंपाउंड में कोई कायरल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एक कंपाउंड, ये फर्स्ट वाला कायरल होगा, क्वेश्चन नंबर 46। इस कंपाउंड में कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। क्वेश्चन थर्ड में देखें, ये कार्बन कायरल होगा क्योंकि इस कार्बन से ये इथाइल, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रो है, ठीक है ना, इथाइल है, एसिड है और हाइड्रोजन है। इस कार्बन से लगे चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसमें भी कायरल कार्बन है। तो एक और हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में ये इस कार्बन को वॉच कीजिए, इस कार्बन में देखिए, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन और ब्रोमीन डिफरेंट तो हैं, बट इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, दो ग्रुप सेम हो जा रहे हैं। तो ये थर्ड वाला, ये फोर्थ, 1 2 3 फोर्थ वाला कायरल नहीं होगा। फिफ्थ में देखिए, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से मिथाइल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है, आयोडाइड है और ये पूरा ग्रुप है, तो ये कंपाउंड भी, इस कंपाउंड में भी कायरल कार्बन होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से एक और कंपाउंड हो गया कायरल वाला। इसमें देखिए, ये कार्बन, इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे इथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस कार्बन पे इथाइल है, हाइड्रोजन है, OH है और ये पूरा ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये भी इस कंपाउंड में भी कायरल कार्बन है, इस कंपाउंड में भी कायरल कार्बन है। अब इस लास्ट वाले को देखते हैं, ठीक है ना। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन पे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, इथाइल है और ये पूरा ग्रुप है, ठीक है ना। इसके पास भी कायरल कार्बन है, हालांकि ये कार्बन भी कायरल है, इस भी कायरल है क्योंकि इस कार्बन से भी 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एक और कंपाउंड मिला जो कि कायरल है, ठीक है ना। तो टोटल आपके 5 कंपाउंड कायरल हो गया। तो करेक्ट आंसर विल बी 5, ठीक है। नेक्स्ट 47, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2-ऑक्सो-हेक्स-4-वाइनोइक एसिड इज, ठीक है ना। इवेंट इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 47 हम देख लेते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन 2-ऑक्सो-हेक्स-4-वाइनोइक एसिड इज। तो हेक्स देखिए, जब भी स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन को देख लें। तो यहाँ पे हेक्स है, 6 कार्बन है, तो पहले आप 6 कार्बन बना लीजिए। 6 कार्बन है, 4 5 6, ठीक है ना। सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो, चलिए इधर से हम नंबरिंग कर रहे हैं, तो सेकंड पे ऑक्सो बना लीजिए इस तरह से, OH, ठीक है। फिर 2-ऑक्सो-हेक्स, फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ये स्ट्रक्चर, और जो बचे कार्बन हैं उनकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दें। तो चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ हाइड्रोजन इस तरह से हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करवा दें। इस तरह से सारे एटम ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, इन केस ऑफ डबल बॉन्ड 1 इज पाई व्हाइल अनदर इज सिग्मा, इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड 2 bonds आर पाई एंड अदर 1 इज सिग्मा, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होते हैं, तो काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल में पाई होता है 1 3, फिर इधर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हो गए सिग्मा। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 14, ठीक है ना। और पाई बॉन्ड कितने हैं टोटल, ये देख लेते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, ट्रिपल में 2 पाई होता है और 1 सिग्मा, तो 2 पाई 3 पाई 4 पाई, टोटल पाई बॉन्ड हो गए 4। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल सिग्मा और पाई कितने होंगे, तो दोनों सिग्मा और पाई बॉन्ड को जोड़ दीजिए, काउंट मतलब सम कर दीजिए। तो यहाँ पे 14 + 4 कितने हो गए टोटल बॉन्ड हो जाएंगे 18, 14 + 4 18, तो करेक्ट आंसर विल बी 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 इज गिवन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन बाल्मर सीरीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिटर्न्स फ्रॉम 7th ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कौन सी सीरीज बोला है, 48 फॉर बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज के लिए देखो, मैं इधर दिखाता हूँ, डायग्राम है एक फॉर बाल्मर सीरीज,
तो मैं चेक करता हूँ। फॉर बाल्मार सीरीज के लिए क्या बोला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है, पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नहीं पूछा है। तो मैं ड्रा कर देता हूँ स्पेक्ट्रम, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको पूछा कि बाल्मार के लिए n1 इक्वल टू 2 होता है इधर। दिस इज बाल्मार, दिस इज द बाल्मार सीरीज। तो बाल्मार में बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, 7 से फास्ट स्टेट। बाल्मार का फास्ट मतलब n इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना मिल रही है यहाँ पे मुझे, 1 2 3 4 5। तो मैंने डायग्राम से निकाल सकते हो, बट इतना टाइम तो नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो बिना डायग्राम से देखो कैसे करना है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर स्पेसिफिक सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इक्वल टू डेल्टा n इक्वल टू n2 माइनस n1। n2 मीन्स हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे n2 का वैल्यू कितना है, n2 इक्वल टू 7, n1 इक्वल टू 2। देयरफॉर डेल्टा n 7 माइनस 2 5। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा 5। 5 इज द करेक्ट आंसर, हो गया ना। सिर्फ बाल्मार पूछा है आपको, तो सिर्फ बाल्मार को देखना है, पूरा स्पेक्ट्रम को नहीं देखना है। जब पूछेगा पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तब लाइमैन, बाल्मार, पर्सन, ब्रैकेन, पीफर्ड, हम्पी सब कुछ आएगा। बट सिर्फ पूछा गया यहाँ पे बाल्मार के लिए। तो आप अगर कभी भी सिर्फ एक सीरीज का पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। इन क्वेश्चन नंबर 49, इन एन एटम which has 2k 8l 18m and 2n electron in the ground state, the total number of electrons having magnetic quantum number m equal to 0। तो यहाँ पे मैं पहले टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 + 8 + 18 + 2 कितना हो गया, 30। टोटल इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट में 30। तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 0 आएगा, यही बोला है। तो देखा जाएगा 30 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 30 मतलब जिंक। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। This is the 30 electronic configuration for zinc. So now you have to find for how many number of electrons they have 0 magnetic quantum number. तो very simple है, for s l equal to 0। तो m क्या होता है, 0। अब देखो s के लिए इधर क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पे फॉर s l इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0 हो गया ना। तो s में क्या है, जितने सारा इलेक्ट्रॉन है m का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, उसका शॉर्टकट भी मैं बोलूँगा, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। उसमें भी 0 होगा इसका वैल्यू, उसमें भी 0 हो जाएगा, हो गया ना। फॉर p l इक्वल टू 1 l इक्वल टू 1। अब देखो p में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6 -1 0 +1 m का वैल्यू। अभी देखो यहाँ में भी क्या आ रहा है, P अगर फुल फील्ड है, P और P सबसेल अगर फुल फील्ड है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहे। सेम कहानी फॉर D l इक्वल टू 2। D में भी क्या होता है, देखो 10 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और उसमें वैल्यू एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज होता है, वो बात का बात है। -2 -1 0 +1 +2, दिस इज द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ में भी क्या मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो सिंपल बात क्या है, कोई भी अगर फील्ड ऑर्बिटल है पूरा s p d f, तो हर फील्ड सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 0 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो एक ऑर्बिटल है 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, इधर 2, देन 2। सम करो कितना होता है, कितना हो गया टोटल, 14 इलेक्ट्रॉन हैव द 0 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हर किसी ऑर्बिटल अगर फुल्ली फील्ड है s p d f, तो एक फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पे देखो सबका सब फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में क्या हो जाएगा, 7 ऑर्बिटल में m का वैल्यू 0 होगा, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए m का वैल्यू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एटम इज 16 वोल्ट। फर्स्ट IP गिवन है,
then fast excitation potential will be. For fast excitation, question number 50, for fast EP. फास्ट ईपी का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेशन, ग्राउंड स्टेट से सेकंड एनर्जी लेवल तक जाना है, मतलब फास्ट एक्साइटेशन के लिए n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है ना। तो n1 इक्वल टू 1, n2 इक्वल टू 2। अभी देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल का एक रिलेशन है, EP इक्वल टू IP इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। तो मुझे निकालना क्या है, EP कौन सा, फर्स्ट वाला, ये कितना गिवन था, आयनाइजेशन पोटेंशियल IP इज गिवन 16, ये कितना हो जाएगा 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, 16 इंटू 1 माइनस 1 बाई 4, 16 इंटू 3 बाई 4, ये हो जाएगा 12 वोल्ट इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए 50 का आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट, हो गया ना। थैंक यू।